सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन माय रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो नए व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं अपना परिचय कर लेता हूं। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं इंग्लिश मीडियम से। इस तैयारी के दौरान कोचिंग में जो क्लास नोट्स तैयार करवाया जाता है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ हूबहू शेयर करूँगा। इसमें मेरे तरफ से कोई एक्सप्लानेशन नहीं होगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर करूंगा, ताकि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कुछ समय बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं उसे ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है। फिर आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके समझ सकते हैं या फिर किसी नामी गामी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेज करके भी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसके थ्रू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कोचिंग का नाम शेयर नहीं कर सकता, ताकि फ्यूचर में कोचिंग वाले की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि भारत में दो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, जिससे कि हर बार टॉप 100 में सबसे ज़्यादा रैंकर्स होते हैं। इन्हीं दो कोचिंग में से एक कोचिंग में मैं स्टडी करता हूँ। ये शुरू का इंट्रोडक्शन मैं हर वीडियो में ऐड कर दूंगा, जो सेम ही रहेगा, जिससे कि नए व्यूअर को ये पता चल पाएगा कि क्या मामला इधर चल रहा है। जहाँ से टॉपिक शुरू करूँगा वहाँ से मैं बोल दूंगा लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज ज्योग्राफी का डे 2 है। हमने पिछला एक वीडियो शेयर कर दिया आपके साथ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं वॉच किया तो आप उसे भी जाके वॉच कर लीजिए, बेहतर समझ में आएगा। तो ये मैंने कल डिस्कस कर दिया था, एक बार फिर से इसको थोड़ा बहुत जो पार्ट मैंने नहीं किया था उसको कर देता हूँ। तो मैंने बताया था कि टोटल मास जो होता है सोलर सिस्टम का, उसका 98% अकेले किसका होता है? सन का होता है। बाद बाकी जो 8 प्लानेट है उसमें सबसे बड़ा और भारी कौन सा होता है? वो होता है जुपिटर, है ना। टोटल 8 प्लानेट में, ठीक है। और इसका टोटल जो 98% तो सन का हो गया अकेले। सोलर सिस्टम का टोटल मास का 98% अकेले सन का हो गया। बचा 2%। उस 2% में 1% किसका होता है? जुपिटर का। बाकी जो 1% बचा, जो वेट बचा, मास बचा, वो सभी 7 प्लानेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो मैंने दूसरी चीज क्या मैंने बता रखा था कि जो इनर प्लैनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मेड अप ऑफ रॉकी मटेरियल। ये सभी रॉकी मटेरियल के बने होते हैं, इसीलिए इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो जोवियन प्लैनेट है, जिसे गैस गेंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये सभी गैस के बने होते हैं, ठीक। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे लिखा हुआ भी है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। ये मैंने कल डिस्कस कर दिया पिछले क्लास में, आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑल द जोवियन प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेज। जो जोवियन प्लैनेट्स है वो किसके बने होते हैं? गैस के बने होते हैं। बियॉन्ड द नेपच्यून, जो सन से सबसे दूर का प्लैनेट है नेपच्यून, देयर इज अ बेल्ट कॉल्ड क्यूपियर बेल्ट। Within this belt there are number of rocky structure, gas balls like Pluto, UB 313 etc. तो क्यूपियर बेल्ट जो होता है, कहने का मतलब ये जो होता है ना, ये क्यूपियर बेल्ट, इसको यहाँ नेपच्यून है, मतलब सबसे दूर का, अरे भैया इधर हो जा, हाँ, सबसे दूर का जो प्लैनेट होता है ना सन से। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इसलिए इसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये सबसे दूर का है। इसके बाद एक बेल्ट होता है, मतलब स्पेस में जो जगह होता है कुछ खास विड्थ को क्यूपियर बेल्ट कहा गया, जिसमें क्या होता है? रॉकी मटेरियल और गैस बॉल होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तो इसी को क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। किसके बाद होता है? नेपच्यून के बाद होता है, ठीक है। अब आइए आगे क्या लिखा हुआ वो समझते हैं। All the object present in Kuiper belt they are called as TNOs। जो इस क्यूपियर बेल्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो गैस बॉल्स हो या रॉकी स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या कहते हैं? TNOs कहते हैं, ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। TNOs का फुल फॉर्म ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट लेइंग बियॉन्ड द प्लैनेट नेपच्यून। प्लैनेट नेपच्यून के बाद जो ऑब्जेक्ट लाई करता है उस बेल्ट में, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? ये सभी सर ने डिक्टेट करवाया।
बियॉन्ड दिस TNOs, दैट मीन्स क्यूपियर बेल्ट, अ ग्रेट मैग्नेटिक लेयर आर प्रेजेंट। अब इस क्यूपियर बेल्ट के बाद वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स, दिस क्लाउड इज कॉल्ड ओर्ट क्लाउड, OORT, ओर्ट क्लाउड। अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारा क्यूपियर बेल्ट है ना, मतलब नेपच्यून के बाद क्यूपियर बेल्ट, इसमें जो भी रॉकी मटेरियल सॉलिड या गैसियस फॉर्म में होगा, इसके बाद जो ये स्पेस बचेगा ना, उसको उसमें एक मैग्नेटिक लेयर होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लेयर होता है, जहाँ मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, वही लिखा हुआ है, वेयर पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड, क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दिस क्लाउड इज कॉल्ड ओर्ट क्लाउड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। बियॉन्ड क्यूपियर बेल्ट देयर इज नो सन इम्पैक्ट, मतलब क्यूपियर बेल्ट के बाद सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, क्यूपियर बेल्ट तक ही रहती है, उसके बाद सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, मतलब जो हमारा ओर्ट क्लाउड है वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती है सन की। ठीक है, लेकिन स्पेस नासा ने 1973 में एक वोयेगर स्पेस क्राफ्ट सेंड किया था, जो उस क्यूपियर बेल्ट को भी क्रॉस कर गया है ना, VOYAGER, वोयेजर पढ़िए या वोयेगर पढ़िए, वोयेगर फर्स्ट क्रॉसेज क्यूपियर बेल्ट एंड नाउ सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अर्थ। जहां सन की लाइट नहीं पहुंच पाई वहां इन्होंने स्पेस क्राफ्ट भेज दिया, नासा ने। कब भेजा था? 1973 में। अब तो वहाँ पहुँच भी गया, बहुत पहले पहुँच भी गया, और अब इंफॉर्मेशन भी भेज रहा है वहाँ से। ठीक है, हबल टेलीस्कोप को आई ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आई ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? हबल टेलीस्कोप को। फिर 2021 में कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च हुआ? जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके बारे में अगर आप खास नॉलेज चाहते हैं तो आप गेट फ्रॉम गूगल, मतलब अगर सर ने बताया, अगर आपको खास नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है ना, तो उस टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए और यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पर एग्जाम जो यूपीएससी की क्लास में पढ़ाया जाता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। इसीलिए जो चीज़ें काम की नहीं, काम की तो नॉलेज है ही, नॉलेज है तो काम की है, वो है ना, ज्ञान की बात है। पर वहाँ ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, इसीलिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लिखाते हैं। ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चैप्टर तो वैसे यहाँ से शुरू होगा, आपको मैं बताऊँ, ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ से। लेकिन ये भी सही है जानकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मान लीजिए पूछ दिया गया कोई लाइन, आप आंसर राइटिंग में हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े यूज़ करने का, तो जो भी चीज़ें हमें बताई गई वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, सर ने ये नहीं कहा कि कम इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा, सर ने कहा कि ज़्यादा डिक्टेट करना ज़रूरी नहीं है इन सब चीज़ों में। तो अब अगला है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49.6 मिलियन किलोमीटर, अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये कब यूज किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बीच अगर डिस्टेंस मेजर करना हो, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या सन से किसी प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो उस केस में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, मतलब AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बराबर कितना हो जाएगा? 150 मिलियन किलोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख, इतने किलोमीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टार, लाइट ईयर का यूज किया जाता है 2 स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब 1 लाइट ईयर में ऐसा क्यों किया गया? आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट 1 लाइट ईयर आप याद रखिए ना। तो इसको कैसे 365 मतलब 1 ईयर में 365 डेज होता है, उसको 24 से मल्टीप्लाई किए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो इसलिए 24 से। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट से, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड से। और लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड मतलब नीचे सेकेंड आएगा, इस सेकेंड से ये सेकेंड कट गया तो किलोमीटर, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। पार्सेक, इससे भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। पार्सेक बराबर होता है
1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.64 लाइट ईयर, ये उससे भी बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है। अब अगला क्या है, हैबिटेट जोन, जिसे हम गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। किसी स्टार से, जैसे हमारा सन है तो सन एक स्टार है, उससे 150 मिलियन किलोमीटर के बाद का जो कुछ रीजन होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, मतलब जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। क्योंकि हमारा अर्थ जहां पे है, यहाँ अर्थ है 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 1 AU के बाद, डिस्टेंस के बाद। सन से अर्थ की दूरी कितनी है, 1 AU, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे अर्थ प्लैनेट है, अर्थ पे लाइफ संभव है। तो साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे हैं कि क्या ऐसा जोन और भी कहीं है, किसी स्टार के अराउंड है, जहाँ पे कोई प्लैनेट हो और वहाँ का वातावरण मनुष्य के रहने लायक हो। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, हैबिटेट जोन, इसी को गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है, ठीक। तो अब आगे देखिए क्या है, 2010 में नासा साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 2 स्टार वेयर ही फाउंड प्लैनेट within Goldilocks zone. Size of planet was 3 times the size of Earth and it's named Geliza, GELIESA, Geliza। 2010 में नासा के साइंटिस्ट ने 2 स्टार डिस्कवर किया, वेयर ही फाउंड प्लैनेट विद इन गोल्डीलॉक जोन, जहाँ की उन्होंने गोल्डीलॉक जोन मतलब 150 किलोमीटर के आसपास उन्होंने प्लैनेट दो स्टार सर्च किया, प्लैनेट खोजा। साइज ऑफ प्लैनेट वाज उस प्लैनेट का साइज कितना था, जो अर्थ के साइज का 3 गुना था, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, गेलिजा। फिर अगला 2013 में अदर स्टार गोल्डीलॉक जोन प्लैनेट हैविंग साइज ट्वाइस द साइज ऑफ अर्थ नेम्ड एज 55 कैंक्री। 2013 में फिर से एक स्टार सर्च पता किया साइंटिस्ट लोगों ने, जिसे जो गोल्डीलॉक जोन के अंदर उसके उस स्टार का जो गोल्डीलॉक जोन था उसके अंदर जो प्लैनेट उसे मिला, उसका साइज था ट्वाइस द साइज ऑफ अर्थ के साइज का 2 गुना था। इसका नाम रखा गया 55 कैंक्री। ये प्लैनेट जो था ना, बना हुआ था डायमंड प्लैनेट था, मेड अप ऑफ डायमंड, इसलिए इसे डायमंड प्लैनेट भी कहते हैं। स्टॉप एक्सपेरिमेंट, अब इस प्लैनेट पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने रोक दिया। इस प्लैनेट पे एक्सपेरिमेंट रोक दिया क्योंकि ये डायमंड का बना हुआ था। पर लाइफ, किसी भी प्लैनेट पे लाइफ होने के लिए क्या जरूरी है, रॉक जरूरी है, सॉइल जरूरी है। जब रॉक ही नहीं होगा तो वहां पे कहां से खेती होगा, कहां से पानी आएगा। तो इसीलिए इस पे एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन डायमंड प्लैनेट, फॉर लाइफ लिथोस्फीयर इज रिक्वायर्ड। लिथोस्फीयर दैट मीन्स रॉक इज रिक्वायर्ड। तो अगला क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन गेलिजा इज गोइंग ऑन। अभी गेलिजा पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो बाकी 2 स्टार मिला है, जिसका गोल्डीलॉक जोन में जो हमें प्लैनेट मिला जिसका साइज अर्थ के साइज का 3 गुना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कॉमेट्स के बारे में बताया। इन क्यूपियर बेल्ट रॉकी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड सन। क्यूपियर बेल्ट के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्यूपियर बेल्ट कहाँ होता है, यहाँ पे ये क्यूपियर बेल्ट है। तो इसमें जो रॉकी मटेरियल होता है वो क्या होता है, सन के चारों ओर ऑर्बिट में मूव करते रहता है, ठीक है। यही है कि इन क्यूपियर बेल्ट रॉकी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। इस रॉकी मटेरियल को आइस ऑफ गैस एंड डस्ट क्या करता है, घेरे हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है। ये जब अपने ऑर्बिट से पाथ डेविएट करके सन की तरफ आने लगता है ना, तो इसका क्या होता है, जो पार्ट सन को फेस करता है उसका जो गैस और डस्ट है वो पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब पिघल के जल के पीछे की तरफ जलता हुआ आपको दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं हेलिकोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिकोमेट बोलते हैं। ये लगभग आपको 76 ईयर में एक बार देखने को मिलेगा। अबाउट ये जो पूछ होता है ना, ये गैस और डस्ट पार्टिकल का ये जो पूछ होता है, ये लगभग आपको अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास का होता है। इतना लंबा पूछ बन जाता है इसका, इसी को बोलते हैं हेलिकोमेट।
ठीक है, अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। आपको इसमें जो भी चीज़ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, वहाँ पे बहुत डेप्थ में समझाया होता है। पर यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा हुआ मिलेगा, बहुत चीज़ें नहीं लिखी रहेगी। अगर बहुत चीज़ें लिखा देना तो एक सब्जेक्ट में 10 कॉपी भर जाएगा, फिर तो 100-150 कॉपी एक ही सब्जेक्ट में हो जाएगा। मालूम पड़ा ज़िंदगी बीत गई कॉपी ही पढ़ते पढ़ते। तो ठीक है, आइए अगला क्या है, एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड पाया कहाँ जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होता है उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इसी में आपको रॉकी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ऑल द रॉक्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर विच आर नॉट इन कंसोलिडेटेड पोजिशन आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। कंसोलिडेटेड मतलब ये सभी मिल करके एक प्लैनेट नहीं बना पाए या नहीं बना सकते हैं, अभी तक नहीं बना सकते। आगे का पता नहीं, अभी तक नहीं बना पाए हैं। अब क्यों नहीं बना पाए इसका आगे रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। इस चीज़ को हम पहले बाद में समझेंगे, नहीं इस चीज़ को साथ में समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखाया हुआ भी है, डिक्टेट भी करवाए हैं सर, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं। ये जो एस्ट्रॉयड होता है ना, एस्ट्रॉयड कहाँ होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉकी मटेरियल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। वेरी स्मॉलर पीस ऑफ एस्ट्रॉयड, जो ये इस एस्ट्रॉयड का टूटा हुआ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोइड बोलते हैं। और ये मेट्रोइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट स्टार्ट बर्निंग, ये जलने लगता है। कुछ तो हवा में ही जल जाता है, पृथ्वी पे पहुंचने से पहले जल जाता है। जो कंप्लीटली बर्न, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही पृथ्वी पे पहुंचने से पहले जल जाता है, उसको मेटियोर बोलते हैं, METEOR, मेटियोर, ठीक है। और कुछ क्या होता है, पूरा पूरा नहीं जल पाता है, वो अर्थ से आके टकरा जाता है, उसको मेटेरोइट बोलते हैं, मेटेरोइट, METEORIT, मेटेरोइट बोलते हैं। ये जो मेट्रोइट अर्थ से टकराता है ना, तो वहां पे क्या करता है, डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, मतलब गड्ढा टाइप से बना देता है। यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रखा हूँ, जो सर ने डिक्टेट नहीं करवाया तो मैं अपने सुविधा के लिए पेंसिल से लिख लेता हूँ। इफ नॉट कंप्लीटली बर्न इन एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ एंड स्ट्राइक विथ अर्थ इज कॉल्ड मेटेरोइट, ठीक है। अब ये जो टकराता है, ये जो डिप्रेशन बनाता है, ये डिप्रेशन बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है, इसमें पानी जमा हो जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर इट बिकम्स अ लेक। मिलियंस ईयर या जितने भी लंबे समय बाद, मिलियंस कहना ठीक नहीं रहेगा, कितने साल, बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रेटर लेक कहते हैं। ये सारी चीजें लिखाई हुई है आगे। तो मेट्रोइड्स आप समझ गए, मेट्रोइड्स किसको कहते हैं, मेट्रोइड्स कहते हैं एस्ट्रॉयड का छोटा टूटा हुआ टुकड़ा जो पीस होता है, उसको मेट्रोइड्स कहते हैं। ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये स्टार्ट बर्निंग, ये जलने लगता है। जब ये हवा में ही जल जाता है पूरा, तो इसको मेटियोर कहते हैं। और अगर ये पूरा नहीं जल पाता है, कुछ पार्ट अर्थ से आके टकरा जाता है, तो उसको मेट्रोइड कहते हैं। इस मेट्रोइड के टकराने से डिप्रेशन क्रिएट होता है। इस डिप्रेशन में बहुत लंबे समय बाद क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। अगर गड्ढा रहेगा, बारिश होगी या कुछ भी, बाढ़ आया, कुछ भी हो, तो वहाँ क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। और जब डिप्रेशन हो, बहुत लंबे समय तक पानी जमा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रेटर लेक कहते हैं, ठीक। अब आगे ये लिखा हुआ है, देखिए, लोनार क्रेटर लेक, जो कि महाराष्ट्र में है, लार्जेस्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रेटर लेक है। अब क्रेटर लेक मतलब समझ में आ गया ना कैसे बनता है, मेट्रोइड के टकराने से। मेट्रोइड किसको कहते हैं, ऐसा मेट्रोइड जो कि पूरा पूरा एयर नहीं जल पाता है जब एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो और कुछ पार्ट इसका बिना अनबर्न पार्ट टकराता है अर्थ से, जहां डिप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। और उसी डिप्रेशन में बहुत लंबे समय बाद पानी जमा हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं, क्रेटर लेक कहते हैं। तो लोनार क्रेटर लेक महाराष्ट्र में है, जो लार्जेस्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया है। ये आपको ध्यान रखनी है ये सभी चीजें। अब क्रेटर लेक कहते हैं किसको, ये सर ने डिक्टेट करवा रखा है। तो इट इज अ लेक, LAK लेक, which has formed due to the heating of solid rocky material from the space, creating a depression on the earth's surface. In this depression, over a period of time, water get accumulated, forming this as a lake. Such lakes are called as crater lake. Example,
लूनार लेक इन महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र। चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, बेहतर होगा आप लिख लीजिए, फिर आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी इसी बहाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट इन ईच एंड एवरी ऑर्बिट they are used to have innumerable small rocky material which collide against one another and form larger round ball like structure. There in this way, therefore in this way, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने एरो लगा दिया। Therefore in this way that large ball like structure cleared its neighborhood, this is called planet. planet का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कह रहा है कि once upon a time in the formation of planet in each and every orbit they are used to have innumerable small rocky material। बहुत सारे रॉकी मटेरियल थे हर एक ऑर्बिट में, जैसे ये आपको फिगर बना हुआ। तो ये अर्थ बनने से पहले था, ऐसे बहुत सारे रॉकी मटेरियल इस ऑर्बिट में थे, तो जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक दूसरे से जब टकराए ना, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि एक दूसरे से एक बड़ा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, ये सभी मिल के, है ना। जब बड़ा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना तो ये सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और इसी तरीके से हर एक ऑर्बिट में हुआ, तो उसको इससे क्या बना, प्लैनेट बना। अब देखिए यहाँ पे जो है ये रॉकी मटेरियल ये क्यों नहीं बना पाया प्लैनेट, ये क्यों बना पाया, तो ये इसीलिए नहीं बना पाया ड्यू टू द जुपिटर इम्पैक्ट रॉक प्रेजेंट इन एस्ट्रॉयड बेल्ट कैन नॉट कंसोलिडेट एज वन प्लैनेट। देयरफॉर, सॉरी मैं फिर से इसको पढ़ दो, ये नीचे हो गया था। ड्यू टू द जुपिटर इम्पैक्ट रॉक प्रेजेंट इन asteroid belt cannot consolidated as one planet, therefore all the rock remained as it is, all present between Mars and Jupiter। जुपिटर के इम्पैक्ट के कारण इधर मार्स है, अर्थ है, सन है, ये भी इसको अपने तरफ खींच रहा होगा, जुपिटर भी अपने तरफ खींच रहा होगा। तो आप देखते हैं कि कभी कभी जो ये यहाँ से कभी वो कॉमेट हमने पढ़ा, मेट्रोइड पढ़ा, ये जो प्लैनेट से टकराता है अर्थ से या मार्स से या जुपिटर से बीच बीच में, तो ये यही जो रॉकी मटेरियल होते हैं ना, तो यही टकराता है इन सब से आके। तो इधर ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, हालांकि इसका फोर्स तो ज़्यादा होगा, बाद में कि ये भी तो है इधर खींच रहा होगा। तो कुछ समय के साथ कभी कभी ये एटमॉस्फेयर इसमें प्लैनेट से टकराते रहता है। तो अदर प्लैनेट पे कब कहाँ कैसे टकराता है ये तो पता नहीं, अर्थ पे मनुष्य है तो उसको पता रहता है कि देखो ये प्लैनेट से टकराया, या इसके एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई घुसता है, कोई मेट्रोइड्स या एस्ट्रॉयड, तो हम पता कर पाते हैं कि अच्छा वही होगा जो मार्स और जुपिटर के बीच होगा। तो यही है ना। अगला क्या है, दिस इरेगुलर शेप रॉक प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, यहाँ पे एरो लगा के लिखा हुआ है, विच कैन नॉट फॉर्म एज वन प्लैनेट, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। जो कि एक प्लैनेट के फॉर्म में नहीं बन पाया, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, जो किसके और किसके बीच है, मार्स और जुपिटर के बीच है। ठीक है। लार्जर रॉक्स इन एस्ट्रॉयड बेल्ट कॉल्ड SERES, सेरस बोल सकते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन, या आप देख लीजिए जो भी बोलना चाहें। तो जो लार्जर रॉक इन एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो सबसे बड़ा रॉक होगा उसको क्या बोलेंगे, सेरस बोलते हैं। अब अगला क्या है, अगला देखिए, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉयड विथ अर्थ 65 मिलियन ईयर बैक इंटायर लाइफ ऑन अर्थ गेट पेरिश्ड। आज से लगभग 65 मिलियन ईयर पहले इसी एस्ट्रॉयड के टक्कर से क्या हुआ, अर्थ पे जितने भी जीव जंतु थे सभी मर गए, जिसमें से इसी तरह किसका अंत हुआ, डायनासोर का। फिर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर
और जीव जंतु पैदा हुए, जिसमें से धीरे धीरे हम लोगों का, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई वो सब आप देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब डायनासोर का अंत कैसे हुआ, 65 मिलियन ईयर एगो, इसी एस्ट्रॉइड के टक्कर से। जब अर्थ से टकराया तो एकाएक से क्या हुआ, जो भी पानी था समुद्र, अर्थ से टकराया, अर्थ क्रस्ट में या जो मैग्मा था वो बाहर निकलने लगा, जो भी था जल के राख हो गया, और समुद्र तूफान उफान जो भी होता है, जो भी हुआ होगा, टक्कर के बाद क्या होगा, उतना बड़ा रॉकी मेटेरियल। अब कितना बड़ा था ये देखिए, इन दिस वे डायनासोर इंडेड, साइज ऑफ एस्ट्रॉइड, इस जो एस्ट्रॉइड टकराया था उसका साइज कितना था, 500 किलोमीटर, है ना, और वेलोसिटी कितना था, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर पर, एक मिनट में अभी बताता हूँ कितना था, 10,000 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पर आवर होगा, 10,000 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी, जो एस्ट्रॉइड टकराया था आज से 65 मिलियन ईयर बैक अर्थ से, जिसके कारण जितने भी लाइफ थे अर्थ पे सभी क्या हुआ, खत्म हो गया। इसी तरह इसी में डायनासोर का भी अंत हुआ। तो उस जो रॉकी मटेरियल टकराया उसका जो कितना बड़ा था, 500 किलोमीटर उसका विड्थ था, ठीक है, और वेलोसिटी कितना था, 10,000 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 2013 में न्यूज में आपने 14 फरवरी 2013 में वन साइंटिस्ट एब्जॉर्बिंग का स्पेलिंग गलत है, ABSORBING, एब्जॉर्बिंग वन एस्ट्रॉइड कमिंग टुवर्ड्स अर्थ विथ वेलोसिटी 17 किलोमीटर पर आवर एंड लार्जर देन प्रीवियस वन which collide 65 million year ago but after entering, चलिए यहाँ तक पहले हम समझते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एब्जॉर्ब किया, जो भी टेलीस्कोप था या जो भी स्पेसक्राफ्ट था जिससे उसको इंफॉर्मेशन मिली होगी, कि एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है जिसका वेलोसिटी पहले जो एस्ट्रॉइड टकराया था उससे भी ज़्यादा है। पहले जो टकराया था उसका 10,000 किलोमीटर पर आवर था, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 17,000 किलोमीटर पर आवर है, और साइज में भी बड़ा है, जो पहले टकराया था उससे ज़्यादा बड़ा साइज का ये है ना। तो अब देखो, जो इससे पहले टकराया था उससे अर्थ पे जितनी लाइफ थी वो खत्म हो गया, तो इसके टकराने से क्या होगा, इसके टकराने से भी फिर से खत्म हो जाते हैं हम लोग, है ना। बट आफ्टर एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर इट पासेस वेरी क्लोज टू द अर्थ विदाउट कोलिजन, लेकिन जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो ये बिना टकराए हुए अर्थ के पास से गुजर गया, है ना। बट ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर some pieces of rock of this asteroid got separated from the larger asteroid, लेकिन जब अर्थ में इंटर किया अर्थ एटमॉस्फेयर में तो फिर एयर फ्रिक्शन के कारण कुछ टुकड़े उसके टूट गए, है ना, इस जो लार्जर पीस था एस्ट्रॉइड का उससे अलग हो गया, एंड फॉल इन द कंट्री रसिया, और रसिया जो कंट्री है उसमें गिरा, इन सिटी, किस सिटी में, चेल्जाबिस्क, CHELJABIHSK, चेल्जाबिस्क, रसिया के चेल्जाबिस्क सिटी में वो एस्ट्रॉइड का टूटा हुआ टुकड़ा छोटे मोटे वो गिरा, है ना। स्मॉल पीस ऑफ एस्ट्रॉइड आर कॉल्ड मेट्रोइड, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे है फिजिकल ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहां से आपका मेन सिलेबस का पार्ट शुरू होता है, तो यहां से तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, है ना, समझना है तो यहाँ से आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और आप उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे। और देखिए, मैं भी इसमें जो भी चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आते, कुछ लिखा हुआ, क्योंकि छोटे मोटे टर्म सब कुछ तो सर क्लास में नहीं बोलेंगे ना, तो मैं यूट्यूब कर लेता हूँ या गूगल कर लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में वहाँ पे समझ में आ जाता है। आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा इतना करने के बाद कि बंदा सामने वाला सही बोल रहा है या गलत। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यू है उसको आप वॉच कर लीजिए। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो जितना मेरे कॉपी में लिखा हुआ उससे ज़्यादा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा नॉलेज। पर क्या है ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, वो तो वहाँ नहीं बताया जाएगा ना। तो कोचिंग में यही करवाया जाता है कि क्या एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, वो फैक्चुअल डाटा नहीं आपको रटवाएंगे ना। ये तो मतलब बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में के एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको डाटा यूज नहीं करना है। आप आंसर राइटिंग में जो यहाँ लिखा हुआ उसमें से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं।
है ना। तो नॉलेज कहाँ पे ज़्यादा मिला उससे मायने नॉलेज के लिए तो फिर 100 कॉपी भर जाए, क्या फ़ायदा। पर एग्ज़ाम में हमें 100 कॉपी याद रहेगा कि नहीं, ये मायने रखता है ना। तो चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने जब सिलेबस पिछले वीडियो में बताया था तो उसमें आपको बताया था कि हम क्या क्या मेंस का और क्या प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस है। यहाँ से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स चेंज, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, अर्थ के चेंज को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। समय के साथ ये कैसे कहाँ क्या चेंज होता है, हो रहा है या हुआ है, ठीक। अब यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी, इस पेज को हम एक बार पढ़ लेते हैं, ये सिलेबस वाला पार्ट है। या ऐसा करते हैं ना, इसको कल ही करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे, 30 ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।